Hey guys, so I welcome you all lecture of essay 299, that is joint audit of financial statements. So joint audit of financial statements हमें ये बताता है कि वो उस एंटिटी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑडिटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आएगा कि एक से ज़्यादा ऑडिटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सो बेसिकली एक से ज़्यादा ऑडिटर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है बिकॉज वो एंटिटी बड़ी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है और एक ऑडिटर के लिए इतनी बैंडविड्थ या इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो पूरी एंटिटी का ऑडिट कर सके। ठीक है, या फिर उसकी लोकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, जो कि एक ऑडिटर के बस की बात ना हो। ठीक है, सो यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो let's get started, but before that please do subscribe our channel, okay, and please like, share, comment on the video if you are liking the video and the content. So all the content is based on the ICS study material and special notes have been made with the effect for you. So let's continue. Scope of this essay, okay, so अब हम देख रहे हैं scope of this essay क्या होगा। Scope of this essay क्या होगा? The standards lay down the principle for effective conduct of joint audit to achieve the overall objective of the auditor as laid down in essay 200. essay 200 जो हमने डिस्कस किया था, जिसकी मैंने वीडियो पे अपलोड कर रखी है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, और वो ऑडिट कंडक्ट करेगा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड भी उसी से लिंक्ड है कि हम ऑडिट तो करेंगे, इफेक्टिव जॉइंट ऑडिट करेंगे कंसीडरिंग द एसे 200। ठीक है, ऑडिट करेंगे हम एसे 200 को कंसीडर करके, लेकिन कौन सा? जॉइंट ऑडिट। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द स्पेशल कंसिडरेशन इन कैरिंग आउट ऑडिट बाय द जॉइंट ऑडिटर्स। ठीक है, जॉइंट ऑडिटर्स ऑडिट करेंगे। अब ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रिंसिपल ऑडिटर who is appointed to report on the financial statement of an entity and another auditor who is appointed to report on the financial statement of one or more component, division, branches, subsidiary, joint venture, associates, other entity included in the financial statement of the entity. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्लैरिफाई कर रहा है ये ऐसे कि ये ऐसे ब्रांच ऑडिटर्स पे और जो प्रिंसिपल ऑडिटर्स हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। सपोज एक एंटिटी XYZ लिमिटेड, ठीक है, उसका ऑडिटर है X, ठीक है, और उसकी ब्रांच है, उसका ऑडिटर है Y। सो X और Y हमारे जॉइंट ऑडिटर नहीं होंगे। जॉइंट ऑडिटर वो होगा जो कि एक ही एंटिटी के 2-3 ऑडिटर्स होंगे। जो प्रिंसिपल एंटिटी है उसी के 2 या 3 ऑडिटर्स हो तो वो जॉइंट ऑडिटर्स कहलाए जाएंगे। ब्रांच ऑडिटर को हम जॉइंट ऑडिटर नहीं मान सकते, ठीक, क्योंकि ब्रांच ऑडिटर पे हमारा दूसरा ऐसे एप्लीकेबल होता है। फिर अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव से। सो अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऐसे 299 क्या होंगे? ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू ले डाउन ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर द जॉइंट ऑडिटर्स इन कंडक्टिंग द जॉइंट ऑडिट। ठीक है, प्रिंसिपल्स हम सेट करेंगे कि जॉइंट ऑडिटर्स के क्या क्या होंगे। टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू द प्रोसेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। ठीक है, एक यूनिफॉर्म अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, अगर अप्रोच नहीं होगी, यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं होगी तो उनमें मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और ऑडिट हैम्पर कर सकता है। टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ वर्क एंड कवरेज देयरऑफ बाय ईच जॉइंट ऑडिटर। ठीक है, कि कौन कौन सा वर्क कौन कौन सा ऑडिटर परफॉर्म करेगा और कितनी कितनी कवरेज होगी, वो ये ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। To identify individual responsibility and joint responsibility of the joint auditors in relation to the audit। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली एंड जॉइंटली क्या क्या होंगी। सो अब डेफिनेशन ऑफ जॉइंट ऑडिट और जॉइंट ऑडिटर्स क्या होगी? ए जॉइंट ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी का जॉइंट ऑडिट बाय 2 or more ऑडिटर्स अपॉइंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, क्यों अपॉइंट किया है? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सके। सच ऑडिटर्स आर डिस्क्राइब्ड एज द जॉइंट ऑडिटर्स। ठीक है, सो अब ये हमारा कंटेंट है पूरा। इसमें सो बेसिकली हमारा essay 299, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट
हम स्टार्ट किससे करते हैं? प्लानिंग से। सो ऑडिट, प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। देन सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन कैसा होगा जॉइंट ऑडिटर्स के अंदर, ठीक है। थर्ड, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। एंड फोर्थ, कम्युनिकेशन विद TCWG अगर हमारी कोई स्टेटमेंट या फिर मॉडिफिकेशन होगी तो, ठीक है। सो ये 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, सो मैं आपको समरी से पढ़ा देता हूँ। एंड सारी समरी ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन के बेसिस पे बनी हुई है। सो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको याद करना। सिर्फ इतना पैरा आपको याद करना है जो पूरे एग्जाम्स में आपके पूरे मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। सो ऐसे 299 फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑडिट, प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, एलोकेशन ऑफ वर्क। फर्स्ट पॉइंट, एंगेजमेंट टीम एंड पार्टनर शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग। ओके, एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट पार्टनर दोनों प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड, ऑडिट स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश्ड होगी जॉइंटली। मतलब इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि जो ऑडिट स्ट्रेटजी है वो जॉइंट ऑडिटर्स मिलके सेट करेंगे, ठीक है। जो भी उनका प्लान बनाना है या फिर जो भी स्ट्रेटजी की कैसे अप्रोच करना है, रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जॉइंट ऑडिटर्स मिलके फाइनलाइज करेंगे। थर्ड पॉइंट, जॉइंट ऑडिटर शैल मेक प्लान एज पर SA 300, ठीक है। SA 300 हमारा प्लानिंग से डील करता है। सो जॉइंट ऑडिटर्स SA 300 को कंसिडर करके प्लान बनाएंगे और उसमें क्या क्या डिसाइड करेंगे कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या क्या होगा, कि कौन सा जॉइंट ऑडिटर क्या वर्क परफॉर्म करेगा। सो डिवीजन ऑफ वर्क किस बेसिस पे हो सकता है? एरिया के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है, और या फिर म्यूचुअली डिस्कस करके भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एंटिटी है XYZ लिमिटेड, उसके 4 जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट हुए। सो वो डिवाइड कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल ये हो सकता है कि एक ऑडिटर को मिल जाए एसेट्स, कि वो सारे एसेट्स का एरिया चेक करेगा। सेकंड को मिल जाए लायबिलिटीज़, थर्ड को इनकम, फोर्थ को एक्सपेंस, ठीक है। सो वो सारे कैप्शंस ऐसे कवर अप हमारे हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, रो अमाउंट टू बी कंसिडर, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है? जो हमारा 315 में बताता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कि हमारा इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कितना है, ठीक है। इन कंट्रोल रिस्क मीन्स इंटरनल कंट्रोल्स कहीं फेल तो नहीं हो गए। इनहेरेंट रिस्क जो कि इनहेरेंटली प्रेजेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जैसे कि रेवेन्यू क्रिटिकल एरियाज होता है फॉर मोस्ट ऑफ द एंटिटीज़, तो उसमें इनहेरेंट रिस्क होता है कि यहाँ पे चांसेस ऑफ फ्रॉड या एरर हो सकते हैं। सो डिवीजन ऑफ वर्क हमें देखना है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट देखना है कि रिस्क कितना है क्लाइंट पे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे, उनको कंसिडर करना है। कम्युनिकेशन की प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में, वो कंसिडर करके चलेंगे प्लान में। रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, जो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट, कि एग्रीमेंट विद द TCWG, एंगेजमेंट लेटर्स वगैरह साइन करवाना, वो सब चीज़ें, ठीक है। उसमें अगर कुछ मैनेजमेंट लिमिटेशन तो इम्पोज नहीं कर रहा हमें, जो कि हमने ऐसे 210 में डिस्कस किया था, ठीक है। वो सब चीज़ों का रिजल्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान्स बनाएंगे। NTE ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। NTE मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, की नेचर कौन से रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, टाइमिंग कितने पीरियड के लिए यूज़ करेंगे, और एक्सटेंट्स किस हद तक हम उस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो वो हर चीज़ जॉइंट ऑडिटर्स प्लान करेंगे। रिसोर्सेज हम ह्यूमन रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी रिसोर्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, कॉमन EL एंड MRL या फिर WR शुड बी इशूड। कॉमन EL मीन्स एंगेजमेंट लेटर इशू करेंगे कॉमन, ठीक है, सारे ऑडिटर्स मिलकर डिसाइड करके एंगेजमेंट लेटर इशू करेंगे। एंड MRL या WR, ठीक है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, जो पहले बोलते थे अब इसे चेंज करके WR कर दिया गया है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो WR भी इशू जो करेगा मैनेजमेंट हमें, वो भी एक कॉमन WR इशू करेगा। सो WR क्या होता है? WR शॉर्ट में बता देता हूँ। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि अगर हमें लगता है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, तो हम उनसे रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि हाँ, उन्होंने हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो प्रॉपर दी है,
और मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमने ऑडिट प्लानिंग कर ली, रिस्क असेसमेंट कर लिया और अलोकेशन कर लिया वर्क का कि कौन क्या क्या वर्क परफॉर्म करेगा। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी जॉइंट ऑडिटर्स की। सो ये भी मेनली दो सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी। फर्स्ट डिवाइडेड वर्क। ठीक है, उनका जो भी एरिया उनको अलॉट हुआ है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगी। सपोज उसको फर्स्ट वाले को एसेट मिल रहा है, ठीक है, तो वो एसेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि एसेट्स के अंदर अगर कुछ मिसस्टेटमेंट मिल गई ऑडिट करने के बावजूद, तो सारे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, सिर्फ वो अकेला रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि ये एरिया सिर्फ उसी को अलॉट हुआ था। सेकंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो जो प्रोसीजर्स उन्हें परफॉर्म करने हैं, जैसे एसेट्स है, एसेट्स में क्या होगा, फिक्स एसेट्स आते हैं, तो फिक्स एसेट्स में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन टेस्टिंग करते हैं कि डेप्रिसिएशन सही से कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, जो एसेट्स कैपिटलाइज हुए हैं वो सही से कैपिटलाइज हुए हैं कि नहीं, ओवर वैल्यूड तो नहीं है, अंडर वैल्यूड तो नहीं है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम डिटरमाइन करते हैं। सो वो जितने भी प्रोसीजर्स उनको परफॉर्म करने हैं अपने अपने एरियाज़ के, वो कंसिडर करके चलेंगे वो, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। थर्ड पॉइंट डिटरमाइन करेंगे एंट्री ऑफ एरियाज अलोकेटेड। ठीक है, जो जो एरियाज अलोकेट हुए हैं उनका एंट्री डिटरमाइन करेंगे कि नीचे टाइमिंग एंड एक्सटेंड क्या क्या होगा पर्टिकुलर एरिया का। फोर्थ पॉइंट इवेल्यूएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल और रिस्क असेसमेंट हम इवेल्यूएट करके चलेंगे कि जैसे कि एसेट्स है, अब एसेट्स में उनको कोई इंटरनल कंट्रोल में मिसस्टेटमेंट मिली कि फिक्स एसेट्स के केस में जैसे कि मैनेजर का अप्रूवल चाहिए होता है कैपिटलाइजेशन से पहले। सो मैनेजमेंट का अप्रूवल उनको मिला ही नहीं। ठीक है, मिला ही नहीं तो मतलब इंटरनल कंट्रोल फेलियर हो गया। सो वो चीज़ें वो खुद इवेल्युएट करेंगे कि उनके एरियाज़ में कोई रिस्क तो नहीं है या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं है। सेकंड जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। अब जॉइंटली एंड सेवरली मीन्स कि सारे जॉइंट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जैसे कि वर्क नॉट डिवाइडेड। अब कोई पर्टिकुलर वर्क है वो उन्होंने डिवाइड नहीं किया या नहीं कर पाए, सो उस वर्क के लिए वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, एग्जांपल जैसे इन्वेंट्री काउंट है। अब इन्वेंट्री काउंट में क्या होता है कि जैसे कि मैनेजमेंट की बहुत सारी लोकेशंस हैं, अब बहुत सारी लोकेशंस पे ऑडिटर्स को जाना पड़ता है। सो अब अगर वो एरिया एक ही ऑडिटर संभालेगा तो उसको ही अपने सारे रिसोर्सेज भेजने पड़ेंगे। सो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि इन्वेंट्री हम सब एक साथ देख लेंगे। ठीक है, और हमारे थोड़े थोड़े टीम मेंबर्स हर लोकेशन पे भेज देंगे। सो उस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, वो पर्टिकुलर एरिया डिवाइड नहीं किया और एक साथ परफॉर्म किया। सो उसके लिए वो चारों रिस्पॉन्सिबल होंगे, या जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, अब ये मैंने पॉइंट्स कैसे लिए, ये चारों पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए, लेकिन जो वर्क उन्होंने डिवाइड नहीं किया उसके लिए। सो इन्वेंट्री के लिए जो भी प्रोसीजर्स करने थे उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके एनटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके इंटरनल कंट्रोल और रिस्क असेसमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स तो सेम हो गए। अब 4 पॉइंट ये यहाँ से आते हैं। फिफ्थ मैटर्स ब्रॉट टू देम। ठीक है, जॉइंट ऑडिटर्स को कोई मैटर पता चला, किससे, किसी एक जॉइंट ऑडिटर से, उनमें से किसी एक जॉइंट ऑडिटर से जिस पे वो तीनों एग्री करते हैं। ठीक है, सब वो चार हैं, एक ने उन तीनों को बताया कि ये चीज़ें मुझे मिली है, ये रिस्क असेसमेंट है। ठीक है, और इसमें ये दिक्कतें हैं। सो वो चारों एग्री करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसके लिए वो चारों रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक ही है, क्लाइंट एक है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक है, उसका डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन सेम ही होगा। ऐसा तो नहीं कि चारों अपने अपने अलग अलग प्रेजेंटेशन देंगे। सो उस चीज़ के लिए भी वो चारों रिस्पॉन्सिबल होंगे। फॉर एग्जामिनिंग कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद स्टैट्यूज। ठीक है, अगर कोई एप्लीकेबल स्टैट्यूज है
जो ये क्लाइंट पे एप्लीकेबल होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, कंप्लायंस के लिए, ठीक है, उसके लिए भी वो चारों रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि लीगल मैटर हो गया, लीगल मैटर तो चारों को देखना ही पड़ेगा. Then the last point, ensuring that report complies with statutes and essays. रिपोर्ट मीन्स यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट, तो जो भी ऑडिट रिपोर्ट वो इशू कर रहे हैं वो स्टैट्यूज और एसए के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, तो उसके लिए भी वो चारों रिस्पॉन्सिबल होंगे. क्यों? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट एक ही जाती है, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट जाती है, इसलिए, ठीक है. फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उन सबके बीच में, जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं उन सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. सो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए. थर्ड में आते हैं हम ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. अब ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में क्या होगा? जॉइंट ऑडिटर विल इशू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर डिस्कशन, ठीक है, आपस में डिस्कस करने के बाद एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देंगे, ठीक है. देन इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर वो डिसएग्री करते हैं, ठीक है, मतलब अगर 4 ऑडिटर्स हैं, 4 में से एक डिसएग्री करता है रिपोर्ट से, उसकी कुछ और फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन है, लेकिन बाकी जो ऑडिटर्स उस पर एग्री नहीं कर रहे, सो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट वो इशू कर सकता है पर्टिकुलर ऑडिटर, ठीक है, नॉट बाउंड बाय मेजॉरिटी. सपोज वो तीनों एग्री नहीं कर रहे थे उसके साथ, सो ऐसा नहीं है कि वो तीनों एक साइड हो गए, वो एक साइड हो गया तो उसको उन तीनों की बात माननी ही पड़ेगी. ऐसा नहीं है, नॉट बाउंड बाय मेजॉरिटी, क्योंकि ओपिनियन का मामला है, सो वो अपने ओपिनियन सेपरेट रिपोर्ट में इशू कर सकता है. देन ऑडिट रिपोर्ट शैल मेक रेफरेंस टू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट उन तीनों ने इशू की, ठीक है, उसमें उनको एक रेफरेंस देना पड़ेगा कि सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट का जो चौथे बंदे ने इशू की है, एंड वाइस वर्सा चौथे बंदे को भी अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस देना पड़ेगा जो मेन ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई है बाकी 3 के द्वारा, ठीक है. वो रेफरेंस किस में जाएगा? अदर मैटर पैराग्राफ में हमारे, ठीक है. थर्ड पॉइंट, ईच जॉइंट ऑडिटर शैल अज्यूम करेगा क्या कि ऑल द जॉइंट ऑडिटर कैरिड द वर्क एज पर एसए, ठीक है, जो भी वर्क कैरिड आउट हुआ है वो एसए के अकॉर्डिंग हुआ है, एंड अदर जॉइंट ऑडिटर हैव टू टोल्ड देम अबाउट एनी नोटिस डिपार्चर फ्रॉम एफआरएफ, ठीक है. सो इसमें क्या है? अजम्पशन कि जो एक ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, अब उसमें चारों के पॉइंट्स आ रहे हैं, सो अब जो एक ऑडिटर है, जॉइंट ऑडिटर, वो दूसरे जॉइंट ऑडिटर के वर्क को चेक नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो अज्यूम करके चल रहा है कि ऑल जॉइंट ऑडिटर कैरिड देयर वर्क एज पर एसए, ठीक है, तो वो उसके वर्क को रिव्यू नहीं करेगा. सेकेंड, अदर जॉइंट ऑडिटर हैव टोल्ड देम अबाउट एनी नोटिस डिपार्चर फ्रॉम एफआरएफ, अगर किसी जॉइंट ऑडिटर ने उनको बताया है कि कुछ डिपार्चर है एफआरएफ से, सो वो बाकी कंसल्ट करके आपस में ऑडिट रिपोर्ट में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है. फिर लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं जो कि बोलते हैं कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी. सो इस पॉइंट में क्या है कि जॉइंट ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी द सर्कमस्टांसेस लीड टू मॉडिफिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट एंड प्रपोज वर्डिंग एज पर एसए 705. तो इस केस में क्या होगा? जॉइंट ऑडिटर्स कम्युनिकेट कर देंगे टीसीडब्ल्यूजी को कि हमने मॉडिफाई क्यों किया ऑडिट रिपोर्ट, उसका रीजंस या फिर सर्कमस्टांसेस, एंड उस वर्डिंग में कम्युनिकेट करेंगे जो कि हमारे एसए 705 जो कि मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है उसमें कम्युनिकेटेड है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसए 299 और ये सारे पॉइंट्स मैंने यहीं से उठाए हैं. सो आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा उसमें डिटेल्ड है नहीं, ठीक है. सो एसए 299 बहुत ही छोटा ऐसे है एंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं 4 to 6 मार्क्स से. सो स्किप तो कुछ भी नहीं करना हमें. सो यू कैन रेफर द समरी चार्ट फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग and great learning, and just go through the entire essay once it is sufficient. So thank you guys for staying connected and for supporting me so much, and I hope I can deliver as much as content possible to you guys for free, and I can help my community in any possible way I can. So thank you. Bye bye.